स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है, उसमें आज क्लास 14 है। इसमें हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। यह क्लास रेलेवेंट है यूपी पीसीएस, यूपी आरओएआरओ, यूपी ट्रिपल एससी जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए चार प्रमुख कारण होते हैं: सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। साथ ही कहीं कहीं पे सैनिक कारण भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें तात्कालिक कारण यही था कि सैनिकों में विद्रोह हो गया था। तात्कालिक कारण में राइफल एनफील्ड का प्रयोग था, इसको हम बाद में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन से सामाजिक कारण इसके पीछे थे। आप जानते हैं अंग्रेजों की हमेशा मानसिकता रही है कि वे संपूर्ण जगत की सबसे उच्च जाति हैं, से सबसे नीचे हैं, और यह मान्यता थी कि जो पूर्व देशों के विषय में उनकी और ख़राब थिंकिंग थी। वो भारतीयों के लोगों को काला कहते थे, उन्हें अत्यंत हेय दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजों द्वारा जो संचालित पार्क, जगह या होटल थी, वहाँ पे भारतीयों का जाना मना था। होटलों पर बाकायदा लिखा होता था, नो एंट्री टू डॉग एंड इंडियंस, कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये किसी भी अवसर पर भारतीयों का अपमान करने से नहीं चूकते थे। अगर किसी अंग्रेजी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है तो जो अंग्रेजी जज होते थे उन्हें मामूली सा अर्थदंड देकर बाइज्जत बरी कर देते थे। अगर ऐसा किसी भारतीय ने किया तो उसे कठोर दंड मिलता था, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी। ठीक है, तो इन सब से कहीं ना कहीं भारतीयों में लगातार कुंठा पनप रही थी। अब देखते हैं धार्मिक कारण। आप जानते हैं 1813 में कंपनी का एक आदेश आता है जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में सुविधा प्राप्त हो गई थी कि वे बिना किसी रोक टोक खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ईसाई पादरियों ने जेल तक में अपनी जगह बना ली थी। जेल में जो भारतीय कैद थे उनको नियमित धर्म की शिक्षा देने लगे। साथ ही अगर इन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया, ये हमारे लिए सही था, किंतु लड़कियों के स्कूल में उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। सैनिकों को कहीं ना कहीं इन्होंने मजबूर किया, उन्हें पदोन्नति का लालच दिया अगर वे ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो। इवन इसका पता चलता है हमें, जो मेजर एडवर्ड्स हैं उन्होंने कहा भी है, हमारा भारत पर अधिकार करने का अंतिम उद्देश्य हम भारत को ईसाई धर्म बना दें। 1850 में एक कानून आया था जिसे बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता कानून, जिसके द्वारा हिंदू विधानों को परिवर्तित कर दिया गया। पहले हिंदू धर्म में परिवर्तन करके पैतृक संपत्ति नहीं मिलती थी, परंतु अब ईसाई बनने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। तो एक तरह का ये लालच दिया गया। अब ऐसा माने जाने लगा था कि अंग्रेज, रेलवे दोनों भारत में धर्म परिवर्तन के अप्रत्यक्ष साधन है, ऐसा लोगों को लगने लगा था। ठीक है, साथ में और भी कुछ उन्होंने सुधार कार्य किए, जैसे विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून लाया, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करी, कैनिंग ने विधवा के जो पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की। इससे भारतीय लोगों को लगा कि ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और वे उन्हें शंका की दृष्टि से देखने लगे। हालांकि ये सब सामाजिक सुधार थे, धार्मिक सुधार थे जो आवश्यक थे, लेकिन इन सब ने जो भारतीयों की जो परंपराएं चली आ रही थी उस भावना को ठेस पहुंचाया, भारतीय लोगों में असंतोष को बढ़ावा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आर्थिक कारण। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेश बना लिया, शोषण नीति अपनाई भारत में। भारतीयों के सारे उद्योग धंधे, जो परंपरागत व्यवसाय थे, उनको नष्ट कर दिया, या फिर उनको दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। साथ ही क्या हुआ, असह्य अकाल, सूखा, बाढ़ वगैरह पड़ रही थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज लगातार अपना राजस्व वसूलते रहे। इन्होंने कोई भी राहत कार्य नहीं किया। एक खाना पूर्ति करते थे कि अकाल पड़ा तो एक अकाल आयोग बिठा दिया, लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पे ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे। दिन पर दिन ये जो खेतीहर किसान थे उनकी भूमि पर राजस्व बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कृषि सुधार के लिए इनका कभी भी ध्यान नहीं गया। हर जगह भारतीयों के साथ ये विभेद करते थे। भारतीय कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसे सेना में बस सूबेदार तक का ही पद दिया जाता था, जिसका वेतन मात्र
60-70 रुपये था। वहीं अगर कोई अंग्रेजी व्यक्ति सूबेदार बनता है तो उसका वेतन 300 से 400 रुपये तक का था। ठीक है, टॉमस मुनरो ने इस बारे में लिखा भी है। वो काफ़ी दुखित होकर लिखते हैं कि अब तक विदेशी विजेताओं ने भारत पर बहुत अत्याचार किया है, परंतु किसी ने उन्हें इतना हेय नहीं माना जितना कि हमने माना। ठीक है, तो ये सब आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारणों में आप क्या देखते हैं? आपको पता है अंग्रेज़ों की नीति साम्राज्यवादी नीति थी। भारतीय नरेशों में भय फैल गया था क्योंकि अंग्रेज हस्तगत करने की नीति लेके आए थे। जैसे लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति थी, उससे उसने जो गोद लेने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। जिनके खुद के पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्रों को उन राज्यों का शासक मानने से उन्होंने मना कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने सतारा का 1848 में, जैतपुर का, बघाट का, उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का विलय कर लिया। इस क्रम को याद रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, इन सब का विलय कर लिया। इन सब से इन राजाओं में नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक सा था। बाद में एक तात्कालिक कारण होता है जिसके पहले हम सैनिक कारणों को पढ़ लेते हैं। सैनिक कारणों में आपको पता है, मैंने जैसे भी बताया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य हो उसको केवल सूबेदार के पद पर ही बिठाया जाता था। इसके अलावा कोई पद उसको नहीं दिया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने केवल 1857 क्रांति के समय ही विद्रोह किया। उन्होंने कई छुटपुट विद्रोह किए। जैसे उन्होंने पहला विद्रोह 1764 में किया, जो लिखित है, बंगाल में हुआ था। इन विद्रोहों पे सैनिकों पे मुकदमा चलाया गया और 24 सैनिकों को मार दिया गया। ठीक है, विद्रोह करने की सज़ा छोटी मोटी नहीं होती थी, लोग सीधे मार देते थे। उसके बाद 1824 में बैरकपुर छावनी की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। तो जितने सैनिक विरोध कर रहे थे उनको बिना किसी सुधार का मौका दिए बिना सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसी समय एक घटना और होती है जिसने कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। 1841-42 में अफगानिस्तान से अंग्रेज़ों का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ पराजित होते हैं। तो ये धारणा टूट जाती है कि अंग्रेज़ क्या हैं, अपराजेय हैं। ठीक है, और 1854 में एक डाकघर अधिनियम आता है, याद रखिएगा 1854 डाकघर अधिनियम। पहले सैनिकों को क्या था, जो निशुल्क डाक सुविधा प्राप्त थी, वो कोई भी डाक निशुल्क भेज सकते थे। किंतु जैसे ही 1854 में डाकघर अधिनियम आता, भारतीय सैनिकों को शुल्क देना पड़ जाता है और इससे सैनिकों में असंतोष आता है क्योंकि सभी अपने क्षेत्र से दूर दूर रह रहे थे। तो उन्हें जो डाक व्यवस्था का प्रयोग करना ही करना था, कभी चिट्ठी भेजनी, कभी कुछ भेजना है, लेकिन अब क्या था, वो चार्जेबल कर दिया गया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा तात्कालिक कारण, अभी तक क्या था, विद्रोह का कहते हैं ना, सारा सामान जुटा लिया गया था, उसमें एक तीली लगाने की ज़रूरत थी जिसका काम किया तात्कालिक कारण ने। तात्कालिक कारण में राइफल एनफील्ड ने 1857 में ब्रिटिश सरकार ने जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पे नई राइफल एनफील्ड लेके आए जो कि काफ़ी अच्छी थी और प्रयोग करने के लिए उसकी केवल ट्रायल पर्पस से अभी वो लेके आए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि जिस कंपनी में बनता है, बुलुच आर्सेनल कारखाने में बनता है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस बनते हैं और जब अगर आप उनको कारतूस को लगाएंगे बंदूक में तो आपको पहले उसको दांत से काटना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे थे, कहते हैं जब इस पर जांच हुई तो कहते हैं मात्र एक अफवाह थी, लेकिन इसने बड़ा घातक परिणाम निकला इसका। जब से इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी तो दो धर्मों की भावनाएं आहत हो रही थी। गाय में देखेंगे तो हिंदू के लिए पवित्र मानी जाती है और मुस्लिमों में सूअर के मांस को हराम माना जाता है। तो सूअर की चर्बी लगी हुई थी, दोनों समुदाय इससे अफेक्ट हो रहे थे। तो इसलिए क्या होता है, जो सैनिक होते हैं उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यही विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 29 मार्च 1857 को, ये बहुत अच्छे से पता होगा, मंगल पांडे के बारे में हर भारतीय बच्चा तो कम से कम जानता ही है। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी 34 NI रेजिमेंट, ये रेजिमेंट याद रखिएगा, पूछी जाती है, साथ में बैरकपुर छावनी पूछी जाती है। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अपने
एजुटेट लेफ्टिनेंट बांग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। लेकिन जो मेजर सार्जेंट ह्यूरसन है वो बच निकलते हैं। उस समय अंग्रेज तुरंत एक्शन क्या लेते हैं, जो 34वीं रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री थी, इसको तुरंत भंग कर दिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में अगर देखें तो इनका एक मित्र था मंगल पांडे का, गार्डन, कैप्टन गार्डन। इन्होंने, ये अंग्रेजों की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, हम बात करते हैं विद्रोह का प्रारंभ। देखिए, जैसे ही ये वाली घटना होती है बैरकपुर वाली, सारे सैनिक हर जगह के एकदम सजग हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें भी क्रांति करनी है। तो डेट डिसाइड होती है 31 मई की, 31 मई 1857 को सब लोग एक साथ धावा बोलेंगे। लेकिन मेरठ के सिपाहियों को थोड़ी सी उत्सुकता ज़्यादा होती, जल्दबाजी रहती है। 10 मई को ही वह यह अभियान शुरू कर देते हैं। एक सबसे बड़ा फेल्योर का कारण यही था क्योंकि डेट डिसाइड हुई थी 31 मई, लेकिन अभियान शुरू कर दिया उन्होंने 10 मई को ही। तो कभी कोई कर रहा, कभी कोई कर रहा, तो एक इकट्ठी शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ पाई इस संग्राम में। तो 10 मई 1857 को जो मेरठ के सिपाही हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों पर गोली चलाई। कैद खानों में घुस गए, जो उनके मित्र वगैरह, उनके साथी वगैरह जेलों में थे, उनको रिहा कराया और दिल्ली चल पड़े। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया। ठीक है, उस समय जो मेरठ में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ, तो उस समय मेरठ में जो अंग्रेजी जनरल थे वो हेविड थे। वो समझ गए कि इनको पकड़ना, इनको रोक पाना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने इनका बिल्कुल भी विद्रोह नहीं किया, इन्हें मेरठ से निकल जाने दिया। और 10 मई को ये जितने भी विद्रोही थे ये निकल पड़े और पहुंचते हैं 11 मई यानी अगली सुबह दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते ही वो क्या करते हैं, इनके पास हथियारों की कमी होती है, तो इनके दिमाग में विचार आता है कि दिल्ली के शस्त्रागार को लूट लिया जाए। ठीक है, और लूटने का जैसे ही प्रयत्न करते हैं तो उसका बचाव वहाँ के जो दिल्ली के शस्त्रागार के प्रधान लेफ्टिनेंट विलोबी होते हैं वो इसका प्रयत्न करते हैं, इसको बचा लें। जब वो विद्रोही का सामना करते हो, अब खुद को असमर्थ पाते हैं कि वो नहीं बचा पाएंगे शस्त्रागार को, तो वह शस्त्रागार को स्वयं उड़ा देते हैं। ये उनका अपनी तरफ से बहुत अच्छा कदम था कि विद्रोही ना पा पाए ऐसे हथियार। इससे विद्रोहियों का बड़ा लॉस हुआ। उनके पास, उनको एक आशा थी कि दिल्ली में हमें ढेर सारे हथियार मिलेंगे, और वो उनका सपना टूट गया क्योंकि अब उनके हाथ पे न सरकारी गोले बारूद थे, न शस्त्र थे, सब निकल चुके थे जो आगे विद्रोह चलाने के लिए, आगे क्रांति करने के लिए अति आवश्यक थे। तो याद रखिएगा, दिल्ली के शस्त्रागार का प्रमुख कौन था? लेफ्टिनेंट विलोबी था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद ये अगले दिन 12 मई 1857 को क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को नेता बनाते हैं, जो नाम मात्र के नेता थे, काफ़ी एजड हो चुके थे, 64-65 साल के थे उस वक्त। लेकिन जफर को नेतृत्व सौंपने के पीछे यह मंशा थी क्योंकि मुग़ल बादशाह का नाम आज भी काफ़ी था, सभी भारतीयों को मनोवैज्ञानिक रूप से अंग्रेज सत्ता के प्रति खड़ा करने के लिए काफ़ी था। ठीक है, बादशाह ने बख्त खां को नियुक्त किया था अपना सेनापति। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, बहादुर शाह ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? बख्त खां को। जो बहादुर शाह जफर केवल कहने के लिए सेना वो प्रमुख थे, युद्ध के नेता थे। सारे जो कार्य प्रणाली इस क्रांति की देख रहे थे, वो कौन देख रही थी? सैनिकों ने एक परिषद बनाई थी जिसमें 10 सदस्य थे, जिसके हेड कौन बाद में बन जाते हैं? बख्त खां, जिसके हेड होते हैं। ये 10 सदस्यों की परिषद ही क्रांति के लिए विभिन्न निर्णय लेती है। ठीक है, इन्होंने जो ये विद्रोही पहुंचे थे मेरठ से, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया और दिल्ली पे अधिकार कर लिया। ठीक है, जब अंग्रेजों से जब दिल्ली छिन गया तो अंग्रेजों को एहसास हुआ कि हमारी प्रतिष्ठा पर यह गहरा धक्का है, इसीलिए हमें सबसे पहले इन विद्रोहियों को दिल्ली से ही हटाना है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दिल्ली से ही हटाने का सर्वप्रथम कार्य शुरू किया। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय शिमला में थे, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निर्देश दिए और सर जॉन लॉरेंस निकोलसन के अधीन एक सेना दिल्ली भेजी। ठीक है, सेना प्रगति करते हुए क्या करती है, ये अंग्रेजी सेना की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दिल्ली पहुंचती है और कश्मीरी गेट को उड़ा देती है और पुनः क्या करती है, दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। लेकिन क्या होता है, इस युद्ध में, या भिड़ंत हम कह सकते हैं, इसमें निकोलसन को चोट लग जाती है और वह
मारे जाते हैं इस लड़ाई में। तो याद रखिएगा, निकोलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी चोट लगने के कारण। उसके बाद क्या था, अब बचे थे बहादुर शाह जफ़र। तो वो अपने बचाव के लिए हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं, लेकिन इनकी सूचना जफ़र की बेगम जीनत महल ने अंग्रेज़ों को दी। तो जो जीनत महल थी, वो जीनत महल के खास व्यक्ति थे इलाही बख्श। ये पूरे घटनाक्रम का सूचना जो है वो अंग्रेज़ों को लगातार देते रहे। ठीक है, तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाया, तो बिल्कुल वही हुआ। जीनत महल और इलाही बख्श ने यही किया। तो लेफ्टिनेंट हडसन ने जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। इन पर मुकदमा चलाया गया। मेजर हैरियत मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने जफ़र को देश से निर्वासित करने का फैसला सुनाया और जफ़र को बजबज बंदरगाह, जो कलकत्ता में पड़ता है, से रंगून भेज दिया गया। रंगून मतलब आज का बर्मा। ठीक है, 1862 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब जफ़र जब यहाँ से जाते हैं रंगून, और मरने से पहले उन्होंने एक शेर लिखा है, जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में 2 गज ज़मीन भी नसीब ना हुई दफनाने के लिए। ये उनका कथन है जो काफ़ी फेमस है। आप जानते हैं, जैसे ही जफ़र को यहाँ से निर्वासित किया जाता है, इनके 2 पुत्र होते हैं, मिर्ज़ा ख्वाबा सुल्तान। उनकी दिल्ली में अंग्रेज़ हत्या करा देते हैं। इनका पोता बचता है मिर्ज़ा अबू बकर, उसकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है, जो इनकी बेटियां बचती हैं वो दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनकी एक बेटी थी राबिया बेगम, जिसने भुखमरी से तंग आकर एक बावर्ची से शादी कर ली थी। ऐसा ही बाकियों का हाल हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपको पता है लगभग उत्तर भारत में, दक्षिण भारत तो अछूता था थोड़ा। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव इस लड़ाई का, इस संग्राम का उत्तर भारत में था। थोड़ा बहुत आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, लेकिन दक्षिण काफ़ी हद तक अछूता रहा इससे। तो कानपुर में कौन था विद्रोह का नेता, ये देख लेते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब था। इनका वास्तविक नाम आप जानते हैं धोदू पंत है। ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगर आपने मेरी क्लास की होगी आंग्ल मराठा वाली, जिसमें मैंने बताया आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर निर्वासित कर दिया गया था। तो यहीं पे इनका पुत्र था कौन? नाना साहब, जिनका असली नाम, वास्तविक नाम धोदू पंत था। इन्होंने, धोदू पंत या नाना साहब ने, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका साथ कौन दे रहा था? तात्या टोपे दे रहे थे। तात्या टोपे का असली नाम क्या है? रामचंद्र तनु, या कहीं कहीं पे रामचंद्र पांडुरंग भी मिलता है। तात्या टोपे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। वो निस्वार्थ होकर लड़ रहे थे और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के ये ज्ञाता थे। इनकी जो मृत्यु है, इनका कारण क्या था कि इनका एक मित्र था, जमींदार मित्र मान सिंह। उसने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी और अंत में इन पर मुकदमा चला और इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। अंतिम समय में क्या करते हैं ये, तात्या टोपे खुद के गले में स्वयं फंदा डालते हैं और 16 अप्रैल 1859 को ये शहीद हो जाते हैं। इस महान घटना को जो इतिहासकार हैं उन्होंने विद्रोह का गौरवपूर्ण उपसंहार के रूप में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, उसको अवश्य याद रखिएगा। ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के जानकार थे। नाना साहब के एक और व्यक्ति बहुत सेवा की जिन्होंने, वो याद रखिएगा अजीमुल्ला खां थे। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न, कौन सहायक थे इनके? अजीमुल्ला खां। इनके शिक्षक थे गुरु दास बाबा, जिन्होंने बाद में साधु का, सूफियों का वेश धारण करके आगे बढ़ाया इस विद्रोह को। ठीक है, तो जो विद्रोह, इन्होंने रोटी और कमल के द्वारा विद्रोह को प्रचारित किया, याद रखिएगा। कानपुर में अंग्रेजी कमांडर व्हीलर था, जिसने क्या किया? नाना साहब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने बस आत्मसमर्पण किया तो एक मांग करी नाना साहब से कि आप हमें सुरक्षित रूप से इलाहाबाद पहुंचा दीजिए। तो नाना साहब ने कहा ठीक है, क्योंकि वो कानपुर छोड़ चुका था। तो नाना साहब के का उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेजी जनरल है वो कानपुर छोड़ दें। तो कह सकते हैं उन्होंने अपने हिसाब से तो कानपुर को स्वतंत्र करा लिया था। तो नाना साहब ने अपनी तरफ से 40 नावों का प्रबंध किया और उनको भेज दिया कि आप जाइए। लेकिन उस समय क्या था, सब जगह सबके अंदर वो बदले की भावना भरी हुई थी। तो कुछ सैनिकों ने 15 जुलाई को
सभी जो व्हीलर थे उनको मार दिया। साथ में इनके साथ जो और लोग थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनको भी मार दिया गया। इस कारण नाना साहब पर मुकदमा चलता है, ठीक है, और इनको कसूरवार ठहराया जाता है इस घटना के लिए। जबकि उस समय एक महिला थी जिसने सारा चीज़ देखी थी, वो उसने कहा भी है कि नाना साहब बिल्कुल बेकसूर थे, मैंने खुद देखा कि उन्होंने कई लोगों को बचाया। यह वैसा व्यक्ति, ये हत्याकांड का दोषी नहीं है, लोग इस पे चाहे जो आरोप लगाएं, ठीक है। उसके बाद जब हैवलॉक आते हैं दूसरे दिन सेना लेकर और कानपुर को 20 जुलाई को जीत लेते हैं, कानपुर पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इसी समय क्या होता है, मैंने बोला ना छुटपुट सब जगह विद्रोह चल रहे थे, तो ग्वालियर की सेना पहुंचती है कानपुर और वो विद्रोह कर लेती है। और हैवलॉक ने जो कानपुर को जीता था, ये पुनः ग्वालियर की विद्रोही सेना कानपुर को जीत लेती है। उसी समय दूसरे सेनापति आते हैं, सेनापति कैंपवेल भी ग्वालियर की विद्रोही सेना को हराते हैं और कानपुर को पुनः अधिकार कर लेते हैं। इस समय नाना साहब को मजबूरन भागकर नेपाल जाना पड़ता है। तो आपको याद रखना है, फाइनली कानपुर को किसने जीता? सेनापति कैंपबेल ने। किसने प्रयास किया था? हैवलॉक ने और कर्नल नील ने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं लखनऊ के विद्रोह की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 मई 1857 को यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। आपको पता है उस समय यहाँ बेगम थी, बेगम हजरत महल, उनका 4 वर्ष का पुत्र था जो अभी अल्पवयस्क था, 4 वर्ष का था, तो समझिए आ रहा आपको। 4 जून को अपने पुत्र विजरिस कादिर को उन्होंने नवाब घोषित किया और विद्रोह का नेतृत्व संभाला। विद्रोह में इन्होंने क्या किया? हेनरी लॉरेंस को मार गिराया। तो लखनऊ में कौन से अंग्रेजी जनरल की मृत्यु हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। हेनरी लॉरेंस की। हैवलॉक और आउट्रम जो लड़ रहे थे वो भी लखनऊ में कब्जा नहीं कर पाए, तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में सेना ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना रोल अदा किया। फिर 1858 में कैंपवेल आते हैं, उस विद्रोह को दबाते हैं। बेगम हजरत महल मजबूरन भागकर यहाँ से नेपाल चली जाती हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए कानपुर का और लखनऊ के दोनों ही विद्रोहों को किसने दबाया है? कैंपवेल ने दबाया है। 1857 में कानपुर के विद्रोह को दबाते हैं और 1858 में लखनऊ के विद्रोह को दबाते हैं। अगला सबसे जो फेमस विद्रोह है झांसी का, इस पे कई फिल्में भी बनी हैं और सबको लगभग कहानी याद है। तो बात करते हैं झांसी के विद्रोह की। झांसी का विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ होता है। झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो उनकी जो विधवा रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाना चाहती हैं, परंतु अंग्रेज इसे वैध नहीं मानते हैं और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। इस बात से रानी लक्ष्मीबाई नाराज हो जाती हैं और 1857 में वो विद्रोह का मोर्चा संभालती हैं, नेता बन जाती हैं, ठीक है। तो 23 मार्च 1858 में जैसे ही सर हीरोज़ को पता चलता है, वो झांसी को घेर लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अंग्रेजी सेना झांसी के किले पर धावा बोल देती है। रानी लक्ष्मीबाई पराजित होती हैं, लेकिन वो यहाँ से बच निकलती हैं और कालपी पहुँचती हैं। यहाँ भी युद्ध में हीरो से पराजित होकर वो भागती हैं, ग्वालियर पहुँचती हैं। यहाँ के सिंधिया जो पहले अंग्रेज के समर्थक थे या अंग्रेज के समर्थक ही रहते हैं, की सेना क्या करती है, यहाँ पे साथ देती है, विद्रोहियों से मिल जाती है। रानी ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं, परंतु एक गद्दार महिला होती है बैजाबाई, वह हीरोज को सूचना देती है। तब हीरोज ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और अंत में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो गद्दार महिला थी बैजाबाई थी। साथ में सर हीरोज का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई का एक वफादार नौकर था रामचंद्र, नौकर क्या सेवक कह सकते हैं, एक सेवक था रामचंद्र राव देशमुख, ठीक है। इसने रानी के शव को घटनास्थल से उठाया और बाबा गंगादास की कुटिया के पास ले जाते हैं, जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो याद रखिएगा, बाबा गंगादास की कुटिया के पास ही रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार होता है। इनकी वीरता से सभी अंग्रेज जनरल बहुत ही ज़्यादा भौचक्के थे और जनरल हीरोज़ भी इनकी मृत्यु पर दुखी थे। अब
विद्रोही था, मरा था, तो सम्मान था इनके अंदर। इन्होंने बोला कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। ठीक है, ये बहुत गर्व की बात है। बात करते हैं आगे के और जो क्षेत्र थे उनके विद्रोह की नेता की। कहानी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, विद्रोह किसने किया, विद्रोह किसने दबाया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने तीन क्षेत्रों के देख लिए। कानपुर का विद्रोह कैंपबेल ने दबाया, लखनऊ का भी कैंपबेल ने, और झांसी का हिरोज ने। अब बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता लियाकत अली खां थे। इन्होंने जून महीने में विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, ये खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र सूबेदार मानते थे। इन्होंने स्वतंत्र सूबेदार घोषित किया, और जनरल नील आते हैं, इन्होंने दमन किया। तो विद्रोह को दबाया किसने? जनरल नील ने। इलाहाबाद में विद्रोह कौन कर रहा था? लियाकत अली खां। ये सब नाम याद रखिएगा, जोड़े मिलाने के लिए बार बार पूछा जाता है। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली खां। उसके बाद आते हैं फैज़ाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। अहमदुल्ला एक्चुअली यहाँ के नहीं थे, तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। बाद में आके ये फैज़ाबाद में बस जाते हैं। ये पहले शांत रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे ये देखते हैं कि ये सफल होने वाला है तो सोचते हैं कि क्यों ना उसमें हम थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो जो ये अब सारे धर्मानुयायियों का आह्वान करते हैं, बोलते हैं कि सारे अंग्रेज काफिर हैं, इनके विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए, इन्हें हमें बाहर खदेड़ देना चाहिए। और इनके विद्रोह से सबसे ज़्यादा अंग्रेज परेशान हुए। ठीक है, इनकी ऊपर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम तक रखा था, लेकिन 1858 में रुहेलखंड की सीमा पोवाया में इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इनके ही भाई ने धोखे से इनका सर काटा और अंग्रेज़ों को सौंप दिया। बाद में 50,000 रुपये का इनाम हासिल किया। ठीक है, तो इनकी गोली मारकर हत्या कर ली गई। उसके बाद इनके भाई ने उसी लाश का सर काट के केवल 50,000 रुपये का इनाम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों को इनका सर सौंप दिया, और शाहजहाँपुर की कोतवाली के सामने उस सर को कई दिन तक टांगे रखा गया। ठीक है, ताकि दहशत फैलाई जा सके। तो इसको दबाया किसने था? कैंपबेल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, अहमद शाह भी बोलते हैं, दबाया कैंपबेल ने। बात करते हैं रुहेलखंड की, जिसे बरेली का विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर खां। विद्रोह को दबाया कैंपबेल ने। याद रखिएगा, खान बहादुर खां ने विद्रोह इसलिए किया था, इनकी जो निर्धारित पेंशन थी वो बहुत कम थी, वो उससे असंतुष्ट थे। वो रुहेलखंड का खुद को नेता समझते थे, और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण उन्होंने विद्रोह किया, और इस विद्रोह को दबाया कैंपबेल ने। अगली तरफ चलते हैं, अगले विद्रोह की तरफ, बिहार में। तो बिहार में जगदीशपुर जगह है, वहाँ के थे कुंवर सिंह। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें बिहार का सिंह, शेर कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। इनकी बाह में एक बार गोली लग जाती है तो इन्हें लगता है कि जहर फैल जाएगा और मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, इसीलिए अपने हाथ से अपनी बाह काट कर फेंक देते हैं। ठीक है, ये कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आते हैं। बाद में इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, शायद सबसे ज़्यादा उम्र के यही थे, शायद नहीं पक्का, यही सबसे ज़्यादा उम्र के विद्रोही थे। तो इनकी खुद ही मृत्यु हो जाती 26 अप्रैल 1858 को। इनके समय में एक व्यक्ति था भोंदू सिंह, जिन्होंने कुंवर सिंह का बिल्कुल वैसे ही साथ दिया था जैसे नाना साहब का तात्या टोपे ने दिया था। तो भोंदू सिंह याद रखिएगा। उसके बाद केवल नाम जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन नेता था विद्रोहों का। तो गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह थी, मेरठ में कौन था? कदम सिंह थे, ऐसे ही मंदसौर में फिरोज शाह थे, और राजस्थान में मेजर बटन की हत्या कर दी थी जयदयाल ने। तो जयदयाल ने बाद में विद्रोह किया। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाएंगे और आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। तो सबसे पहला तथ्य क्या है? विद्रोह का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। भारत का सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, यही नेता बनते हैं, आपको पता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। दिल्ली शस्त्रागार
विलोबी था। मैंने आपको बताया था 11 मई को जब मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं तो इसी दिल्ली के शस्त्रागार को ही लूटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब विलोबी को लगता है कि हम इन विद्रोहियों से शस्त्रागार को नहीं बचा पाएंगे तो विलोबी सारे शस्त्रागार को स्वयं उड़ा देता है। ठीक है, आपको रिवाइज हो गया होगा। विद्रोहियों के सहायक कुछ लोग भारतीय बने रहे, इसी कारण अंग्रेजों को बढ़त मिली। जैसे पटियाला, जींद, हैदराबाद, ग्वालियर के जो राजा थे, इन्होंने बिल्कुल भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों को सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, सैनिक सहायता दी। और इवन राजपूत, जाट जैसे लोग भी तटस्थ बने रहे, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। शिक्षक वर्ग भी, जो शिक्षित वर्ग था, उसने भी किसी का भी साथ नहीं दिया, ना अंग्रेजों का ना विद्रोहियों का। इवन चर्चा में अगर बात करें तो उनका कहना था कि अंग्रेज जो है वो आधुनिकीकरण लेके आएंगे, शिक्षा लेके आएंगे। तो इस बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की तरफ से किस रेजिमेंट ने अंग्रेजों की बहुत मदद की दबाने में? गोरखा और सिख रेजिमेंट ने। अगर ये रेजिमेंट ना होती तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता इस विद्रोह को दबाने के लिए। 1857 के विद्रोह की जो प्रतीक थी वो क्या था? रोटी और कमल था। ठीक है, विद्रोह के समय सैनिक वेश में लड़ने वाली एक महिला थी, कानपुर की नर्तकी, उसका नाम था अजीजन बाई। 1909 में पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के इस महान जन विप्लव को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। इनकी पुस्तक भी है, इन्होंने लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके पहले इस क्रांति को लेकर विभिन्न विचार थे, परंतु कोई इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहता था। कोई इसे सैनिक विद्रोह बोलता था, कोई सामंतवादी शोषण के खिलाफ विद्रोह बोलता था, कोई राष्ट्रीय विद्रोह बोलता था, लेकिन किसी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। तो पहली बार 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही कुछ कथन है जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप सुन लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आरसी मजूमदार का एक कथन आता है, पूछा था कथन किसने कहा है, तो कथन है, कुल मिलाकर इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम। तो वो कहना चाहते हैं इनमें से कोई एक तो था, या तो स्वतंत्रता संग्राम था, या राष्ट्रीय संग्राम था, या तो प्रथम था। किसी ना किसी बात पे तो आपको सहमत होना पड़ेगा। साथ ही वीडी सावरकर, जिनके बारे में हमने अभी बात की, इन्होंने बोला 1857 का महान जन विप्लव भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था। इस विद्रोह की आप से तीव्रता से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैनिंग ने कहा भी कि अगर सिंधिया इसमें शामिल हो जाते इस विद्रोह में विद्रोहियों की तरफ से, तो हमें अभी बोरिया बिस्तर समेट के भारत को छोड़ के जाना पड़ता। तो ऐसा नहीं, इसने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को सजग कर दिया था, लेकिन भारत देश में इसमें खोया बहुत कुछ। अंग्रेज और मजबूती से भारत पे कब्ज़ा करने में सफल रहे। भारतीयों का इसमें नुकसान ज़्यादा था, और साथ ही एक भारतीयों के लिए एक काला युग शुरू हो जाता है आगे कई वर्षों के लिए। इसकी क्लास 2 आएगी, अभी मैं कल ही लेके आऊँगी, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आई होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी। सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका टेस्ट कल आएगा, उसको ज़रूर करिएगा, आपको बिल्कुल पॉइंट्स रट जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही चुके होंगे। थैंक यू सो मच।